नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान की पाठशाला में। आज ज्ञान की पाठशाला में एक हम बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं और ये अपडेट है आरआरबी जेईई 2025 की वैकेंसी के बारे में। आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर के लिए नए पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि जूनियर इंजीनियर बनने की पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, क्राइटेरिया कितना है, ठीक है, और इसकी सैलरी कितनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमेशा के तरीके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन का नंबर क्या है। तो नंबर इसका है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है 05/2025 और ये वैकेंसी निकली किसके लिए है। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो हो रही है वो जूनियर इंजीनियर्स के लिए है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट्स के लिए है, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए है। तो ये 3 पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी ऑफर की है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसकी फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट है। तो ये फॉर्म भरना आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की है वो 30 नवंबर जो है वो इसकी अंतिम तिथि दी गई है। 30 नवंबर तक आप पूरे 1 महीने में इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर दी गई है। 2 दिसंबर तक आप इसका पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं कि ये पोस्ट जो है वो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, इसका एज क्राइटेरिया कितनी है और इसमें वैकेंसी कितनी है। तो ये जो टोटल वैकेंसी की हम बात करें जूनियर इंजीनियर की, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट्स की या केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की, तो ये तीनों जो आपका जो पे फिक्स है, जो इनका पे स्केल है वो लेवल 6 का है। लेवल 6 का मतलब होता है कि आपको इनिशियल जो सैलरी मिलेगी, आपका बेसिक पे जो रहेगा वो 35,400 रुपए रहेगा। इसके ऊपर आपका डीए लगेगा, फिर आपको एचआरए मिलेगा और भी जो अलाउंस रेलवे की तरफ से ऑफर किए जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। तो मोटे मोटे में देखें तो ये करीब 60-65 हजार रुपए आपको पर मंथ सैलरी जो है वो मिलेगी। इसमें एज की बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट 18 से लेकर 33 साल के एज में है वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं 2569 पोस्ट है, लगभग 2500 से भी ज्यादा पोस्ट जो है ये ऑफर की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है वो तो जरूर इस फॉर्म को देखें, इस वीडियो को देखें, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी रेलवे में बहुत दिनों के बाद आई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और हर बच्चों का डाउट जो है इस पॉइंट वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कि हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन इसमें एलिजिबल है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का रिजल्ट निकल चुका है, मतलब उनका रिजल्ट अवेटेड नहीं है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट 30 नवंबर 2025 तक नहीं आया है या नहीं निकलने की संभावना है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज है कि जो भी फॉर्म निकला है ये आरआरबी ने अपने बोर्ड के अनुसार निकाला है। ठीक है, आरआरबी के जो जोन है उस जोन वाइज निकाला है। तो आपको फॉर्म जो भरना है सिर्फ एक ही जोन में भरना है। अगर आप 2 जोन में भरते हैं, पता चला आपने सेंट्रल में भर दिया, वेस्टर्न में भी भर दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसको भरना भी नहीं चाहिए क्योंकि जो पेपर होगा वो सारे बोर्ड का एक ही दिन होता है, तो 2 फॉर्म भरने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो आप जो है वो एक ही बोर्ड में फॉर्म, एक ही आरआरबी बोर्ड में फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ मतलब बोर्ड्स में फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि वो एक ही बोर्ड में किसी में फॉर्म अपना भरे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो भी एज है, जो मैंने ऊपर बताया, जो आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर फॉर्मेट पे होना चाहिए। अगर उस फॉर्मेट में आपने अभी तक नहीं रखा है उसको, तो आप उसको बनवा लीजिए। बनवाने के बाद ही आप फॉर्म को आगे इसको भरिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी निकली है कैटेगरी वाइज निकली है। एससी के लिए है अलग है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। तो आपके पास सुटेबल जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है तो आप उसको बनवा लीजिए, क्योंकि वो फॉर्म भरते समय इसकी जरूरत जो है वो आपको पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत खास बात ये आपको देखना है कि रेलवे में सबसे महत्वपूर्ण होता है मेडिकल, आपकी फिटनेस महत्वपूर्ण होती है।
तो आप जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसमें जो एनेक्सर्स में इनकी फिटनेस क्राइटेरिया मैं भी अभी वीडियो में आगे बताऊंगा भी, उस क्राइटेरिया को आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि हर पोस्ट के लिए मेडिकल क्राइटेरिया अलग अलग है। क्योंकि मेडिकल रेलवे क्या करता है कि बहुत ही मेडिकली फिट स्टूडेंट्स को लेता है, किसी की आंखें ना खराब हो, किसी को कलर ब्लाइंडनेस ना हो, ठीक है, तमाम तरीके की जो मेडिकल फिटनेस है वो उसमें चेक की जाती है। तो आपको इसमें जरूर ध्यान देना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अगेंस्ट जो भी मेडिकल फिटनेस है वो आप जरूर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया और उसके लिए आप मेडिकली फिट नहीं है, तो पता चला आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया और बाद में आपको वहां से बाहर कर दिया गया। तो आप मेडिकल फिटनेस अपनी अपनी क्राइटेरिया अपनी पोस्ट के अनुसार चेक कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिए, ठीक है। क्योंकि बाद में आपने फॉर्म अगर अप्लाई कर दिया तो बाद में ना तो पोस्ट चेंज होगी कि आपने बोला कि इस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए सर, मुझे दूसरी पोस्ट के लिए ऑफर कर दीजिए, तो वो इसमें नहीं होगा। तो आप अपनी मेडिकल फिटनेस जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 2-3-4 बातें थी जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन से कैंडिडेट जो है वो एलिजिबिलिटी कर पाते हैं, ठीक। तो आप ये देखिए, मैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, ये स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं मेडिकल फिटनेस के, कि इसमें कैटेगरी है, ठीक है। A1 कैटेगरी है, A3 कैटेगरी है, B1 कैटेगरी है, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इनके ये दिए गए हैं। और उस स्टैंडर्ड में क्या क्या होना चाहिए ये इसके बारे में ये पूरी डिटेल जो है ये दी गई है। कि A3 अगर है तो इसमें डिस्टेंस विजन आपका 6/9 होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस। तो ये सब आप इसमें इस क्राइटेरिया को चेक कर करके ही अपना फॉर्म जो है वो भरिएगा, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट कितना है, किस बच्चे कौन से बच्चों को भरना है। तो मैंने अभी ऊपर बताया कि इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल के लिए है, ठीक है। मतलब आपका जो बर्थ होना चाहिए जो है वो 118 तक होना चाहिए, ठीक है। यूआर के लिए मतलब जो है 2/1/1993 तक से आगे के बच्चे होने चाहिए, ठीक है। ओबीसी की ये डेट 1990 की होनी चाहिए, और एसटी के लिए 88 तक के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ पड़ रही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन देता है एज रिलैक्सेशन में, वो सभी इस फॉर्म के लिए भी एलिजिबल है। तो आप नीचे दे भी सकते हैं कि एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 ईयर, ठीक है। इस तरीके आप जो रिलैक्सेशन है वो इसमें पा सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एज भी दिया गया है। और मैक्सिमम जो एज है वो 33 साल होनी चाहिए, और उसमें भी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको ऑफर की जाएगी। तो आप सीधा समझिए कि 18 से 33 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसको भर सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में जो कैटेगरी वाइज दिया गया है वो मैं इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और बाकी सुपरिटेंडेंट पोस्ट और जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने की फीस कितनी है। तो सबसे पहले तो फॉर्म भरने की जो फीस निर्धारित की गई है वो 500 रुपए निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से बाहर के हैं, मतलब जो जनरल हैं, ठीक है, उनके लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो 500 रुपए वापस की गई है। इसमें एक चीज ये बताया गया है कि जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो आपको 500 रुपए फीस पे करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप स्टेज 1 में अपीयर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें 500 में से 400 रुपए आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते तो आपके 500 रुपए पूरे जब्त कर लिए जाएंगे। इसी तरीके जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल हैं, ठीक है, इन लोगों को मात्र 250 रुपए पे करना है फॉर्म भरते समय। और वो भी फीस जो है जब आप एग्जाम दे देंगे, आप सीबीटी 1 में अपीयर हो जाएंगे तो वो 250 रुपए आपके पूरे के पूरे रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आप अपीयर नहीं होते तो आपके 250 रुपए जमा हो जाएंगे। तो आपको फॉर्म भरते समय 500 रुपए जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 250 रुपए कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए पे करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका जो आपको पैसा जमा करना है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा, और कोई बैंक ड्राफ्ट या चेक वगैरह ये सब इसमें नहीं लगेगा। तो आपको अपना जो पैसा है वो ऑनलाइन मोड में ही आपको पे करना है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में कि कौन सी पोस्ट किसके लिए निकली है। तो मैंने पहले ही बताया कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं, आईटी वाले भी भर सकते हैं। मतलब आपने डिप्लोमा किसी भी क्षेत्र से किया हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो पोस्ट निकली है
आप ये एनेक्सर इसमें ए दिया गया है, इसमें देख सकते हैं कि पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सैलरी मैंने पहले ही बता दिया कि लेवल 6 का है। डिपार्टमेंट कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा डिपार्टमेंट इसमें। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिकल का है आप, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें कोई भी अगर आप डिप्लोमा है तो आप इसको भर सकते हैं। तो इसी तरीके ये सारी पोस्टें जो है वो बताई गई हैं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ईएमयू के लिए पोस्ट निकली है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर जनरल सर्विसेज के लिए निकली है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के लिए निकली है। मतलब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट ऑफर की गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल की निकली है। तो जो पोस्ट निकली गई है उसी के सामने उसकी क्वालिफिकेशन लिखी गई है कि सिविल वाले भर सकते हैं किस पोस्ट को, इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं किस पोस्ट के लिए, मैकेनिकल वाले भर सकते हैं किस पोस्ट को। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स वाले किस भर सकते हैं, ईआई वाले भर सकते हैं, टूल्स वाले भर सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स वाले भर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन वाले भर सकते हैं। मतलब आपने डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किया है तो उस वैकेंसी के अगेंस्ट जो है वो दिया गया है कि आपकी ब्रांच किससे एसोसिएट हो रही है, तो आप उसी ब्रांच को देखकर इसमें आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसकी एक और महत्वपूर्ण है कि जो दूसरी पोस्ट निकली है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की। ठीक है, तो इसमें बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मांगा है। तो जिस बच्चों ने बीएससी किया हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, और तीसरी जो पोस्ट इसमें निकली थी असिस्टेंट डिपो वाली। ठीक है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाली, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी गई है 3 ईयर डिप्लोमा इन द एनी डिसिप्लिन। मतलब मैंने आपको बताया कि आपने डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किया हो, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप कुछ पोस्ट तो ऐसी है जिसमें आपको यही नहीं देखना कि आपने डिप्लोमा किस ब्रांच से किया, आप जिस भी ब्रांच से किए हो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना कि फॉर्म आपको एक ही भरना है। ठीक है, अगर आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे, मल्टीपल फॉर्म भरेंगे तो आप इसमें आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब इसकी एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये है कि जिन बच्चों ने डिप्लोमा नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बीटेक किया है, तो वो लोग भी अपने एसोसिएटेड जो ब्रांच है उसमें उस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। तो बीटेक वाले भी इस जेई की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये बहुत बड़ी न्यू वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों को ऑफर दिया जा रहा है कि वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसे है और इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं बताता हूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगले वीडियो में 2-3 दिन में मैं बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि इसका एग्जाम का पैटर्न कितना है, कितना कट ऑफ मार्क्स होगा और कितना आपको क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।